जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म लर्न वर्न पर। दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है अपनी लास्ट वाली क्लास का थोड़ा सा ही एक्सटेंशन, बिग बैंग थ्योरी। जैसे लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि अभी तक तो जितने लोग आए सब के सब बोल रहे थे कि भाई ये हमारी अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई। अब लोग कहने लगे अर्थ को मारो गोली, और देखते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स ही कैसे जनरेट हुआ, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। ठीक, देखो जब हम लोग ये शब्द का इस्तेमाल यूज करते हैं ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड शब्द के अंतर्गत ही सारे के सारे जितने भी आकाशीय पिंड हैं, समस्त आकाशीय पिंड इस ब्रह्मांड शब्द के अंतर्गत समा जाते हैं। ठीक, मतलब हम लोग जो भी चीज़ें कल्पना भी कर सकते हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड है ना, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स, जो भी चीज़, निहारिकाएं, नेबुला है ना, क्लस्टर्स, जो भी चीज़ सोच सकते हैं वो सब की सब चीज़ हमारे ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, मतलब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही कैसे हुई, तो उसको लेकर के हमारे यहाँ पर कुछ थ्योरी आई। देखो थ्योरी बताने से पहले मैं पहले बात बता देता हूँ। एक वैज्ञानिक रहे हैं, नाम था उनका एडविन हबल। एडविन हबल 1920 में एक टेलीस्कोप लगाया है। ये टेलीस्कोप लगाने का जो क्रम शुरू हुआ ये हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ। देखो इससे पीछे 1914 से 18 तक लगभग वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और विश्व युद्ध में हमारे पास मतलब जो लोग थे लगभग इन लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि दूर तक लोगों को देख लिया जाए। ऐसी दूरबीन हुआ करती थी, टेलीस्कोप हुआ करते थे, लेकिन वो औसतन बहुत दूरी को नहीं देख पाते थे। तो कहीं ना कहीं उस वर्ल्ड वॉर का ही एक परिणाम था कि हम लोगों ने एक अच्छे उत्तम किस्म के लेंस तैयार करने स्टार्ट किए, और उन्हीं का ही परिणाम था कि इसको यहाँ के जो खगोल शास्त्री थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन लोगों ने अपने इस्तेमाल में भी इस चीज़ को लिया। तो उसके इस्तेमाल के आधार पर ही यहाँ पर एक हबल टेलीस्कोप इस्टेब्लिश किया गया अंतरिक्ष में, और उस अंतरिक्ष से लगभग हमारे यहाँ सतह से लगभग 800 किलोमीटर ऊंचाई पर उसको इस्टेब्लिश किया गया। और उसके माध्यम से, उसके सर्वे से हम लोग को मालूम हुआ, हबल साहब ने बताया कि भाई दो तारों के मध्य दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है। दो तारों के मध्य दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है, और अगर दो तारों के बीच में निरंतर दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो एक्सपेंड हो रही है। तारों के बीच में दूरी बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने उसी हबल टेलीस्कोप के ही कुछ परिणाम हमारे सामने आए, और अन्य जो ग्रह वगैरह थे, उपग्रह थे, उनके ऊपर भी इसका जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया, देखा गया, देख रेख की गई। तो देखने को मिला कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे बहुत ही माइनर डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ती जा रही है। मतलब एक चीज़ हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में ये तहलका मचाने वाली खबर पहली बार दी हब्बल भाई साहब ने कि भाई दो पिंडों, आकाशीय पिंडों के मध्य दूरी बढ़ती जा रही। और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे, जॉर्ज एबी लेमेंटियर, 1966 में ये इन्होंने भाई साहब ने एक थ्योरी दी जो पूरे विश्व में तहलका या फिर आग लगाने वाली थ्योरी थी। इसी थ्योरी के दम पर आज तक, यही थ्योरी थी जिसके दम पर आज तक हम लोग ब्रह्मांड की रिसर्च में लगे हुए हैं। बेल्जियम के ये खगोल शास्त्री और पादरी, देखो ऐसा नहीं है कि पादरी का मतलब पॉप से है, मतलब वो धर्म से संबंधित है तो कुछ ऐसा जानते नहीं होंगे। ईसाईयतवाद में, ईसाई धर्म में शुरू से ही एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है काम किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर धर्म से संबंधित है तो उसको बाकी ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा। वो पादरी जो लोग होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खगोल शास्त्री थे, उसके साथ साथ पादरी भी थे बेल्जियम में। ठीक, इन्होंने हमारे सामने एक थ्योरी दी, और इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो पूरा ब्रह्मांड था ना, ये ब्रह्मांड एक बड़े विस्फोट के कारण बना है, और ये जो पूरा विस्फोट बना है ये कभी एक छोटे से बिंदु में पूरा का पूरा जो है ब्रह्मांड हमारा समाया हुआ था। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना घटी कि पूरा का पूरा जो हमारा ब्रह्मांड था वो ब्रह्मांड एक बिल्कुल छोटे से मटर के दाने के समान आकृति में आकर के समाया हुआ।
इस छोटे से मटर के दाने का जो घनत्व था इनफाइनाइट, अनंत घनत्व था इसका, अनंत द्रव्यमान था इसका, अनंत तापमान था इसका। इसी कारण से इसके अंदर जब इतना ज़्यादा अनंत तापमान, घनत्व, द्रव्यमान हुआ तो इसके अंदर एक भीषण विस्फोट हुआ। ये इतना खतरनाक विस्फोट था कि इस विस्फोट के कारण हमारे यहाँ इस जो अनंत टेम्परेचर घनत्व चीज़ें लिए हुए थी, सबके सब चीज़ें समाई हुई थी, अब ये चीज़ें इसमें से धीरे धीरे टूट करके अलग होने लगी। ये चीज़ तो वही हो गई जैसे हम घर पर हम लोग कोई लड्डू बनाए, ठीक, हमने कोई लड्डू बनाया, उस लड्डू के अंदर छोटे 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 दाने होते हैं, तो एक लड्डू बन गया। उस लड्डू को तोड़ दें तो एक छोटा सा दाना वो भी गोल था और एक लड्डू वो भी गोल था, तो उसके अंदर बहुत सारे जितने भाई दाने होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों में बट जाएंगे। वो जितने भी जो भी हमारे पास एक लड्डू था, मान लेते हैं वो बड़ा एक 10 उसकी डेंसिटी थी, तो 10 में वो 1000 छोटे छोटे दानों को समाये हुए था। ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक छोटा सा दाना था, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे 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 दाने इसके अंदर समाये हुए थे। जब इसके अंदर विस्फोट हुआ तो ये दाने धीरे धीरे विस्फोट हुआ तो बिखरेंगे भी। हम कोई भी चीज़, पटाखा ही है, पटाखे को फोड़ेंगे तो उसके अंदर से चीथड़े उसके उड़ेंगे, इधर उधर वो जाएगा। जब ये काम हुआ तो इन भाई साहब ने बोला कि जो हमारे यहाँ पे जो पहले ये एक बिंदु था, इस बिंदु को बोला कि ये विलक्षणता का बिंदु है, ये एक विलक्षणता का बिंदु है, वो बिंदु जिसके अंदर अनंत तापमान, अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व था इसके अंदर, ठीक, इसको विलक्षणता का बिंदु कहा। जब ये बिंदु फूटा तो भाई साहब फूटेगा तो धीरे धीरे यहाँ पर जो इसके अंदर द्रव्य, जो भी इसके अंदर पदार्थ थे वो अब दूरी के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके फूटने की वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ पर समय की शुरुआत हुई, स्केलिंग स्टार्ट होती है समय की। इससे पहले का हम लोग स्केलिंग नहीं मानते हैं, और सॉरी मानते तो होंगे लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है वहाँ तक का। 13.7 अरब वर्ष पूर्व तक का ही हमारे पास ज्ञान है, उससे पहला हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ठीक। तो यहाँ से ही इस बिंदु के विस्फोट होने से ही टाइमिंग स्टार्ट हुई, स्केलिंग स्टार्ट हुई। यहीं से ही दूरी का कॉन्सेप्ट आया, स्पेस, दूरी का कॉन्सेप्ट आया। दूरी का कैसे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच में दूरी कितनी है। अभी तक तो कोई दूरी है नहीं थी क्योंकि सब जगह एक ही जगह पर समाया हुआ था। अब इसके अंदर टूटा तो एक बिंदु ये हुआ, एक ही हुआ, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी यहीं से ही बना, इसके विस्फोट होने से ही। और यहीं से ही मैटर भी हमारे सामने निकल के आए, अलग अलग छोटे छोटे मैटर भी यहीं से ही हमारे सामने निकल करके आए। तो इस विस्फोट के कारण 3 चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन की, 3 चीज़ें हम लोगों को मिली। टाइम मिला, उसके साथ दूरी, स्पेस मिला, उसके साथ साथ हम लोग को मैटर भी यहाँ पर मिला, ठीक। अब हुआ क्या, जैसे ये बिंदु फूटा तो इसका आकार धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले मैं बिल्कुल मटर के दाने के समाधान था, अब ये टूटा तो इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा, आकार धीरे धीरे इसका बढ़ता गया, फुटबॉल के आकार को हुआ, फिर फुटबॉल से और थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। मतलब ये जिसके अंदर पहले अनंत तापमान, अनंत घनत्व था, अब अनंत तापमान घनत्व वाला जो पोर्शन छोटे से एरिया में था, अब वो धीरे धीरे बड़े बड़े एरिया में, बड़े बड़े एरिया के अंतर्गत समाने लगा। मतलब इसका एरिया एक्सपेंड करने लगा। और जब इसका एरिया एक्सपेंड कर रहा था तो उस दौरान इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉनो, इनका भी यहाँ पर जन्म होता है। इसी एक्सपेंडेशन की क्रिया में ही जब ये यहाँ पर विस्फोट हुआ, उसी दौरान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉनो, ये न्यूट्रॉनो आज तक वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत खतरनाक जो है अणु है, ठीक है, सॉरी ये एक कण, ठीक। तो ये इन 3-4 प्रकार के कणों की यहाँ पर जो है उत्पत्ति होती है इस विस्फोट की वजह से ही। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर छोटा सा दाना, अब विस्फोट हुआ तो ये एक्सपेंड करने लगा, और उसके एक्सपेंड करने के टाइम में ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह इनका जो है जन्म हुआ, गठन हुआ, और ये एक दूसरे से दूर दूर भागने लगे, एक दूसरे से दूरी पर, क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है, दूरी पर ये धीरे धीरे भागने लगे। दूरी पर भागने का एक बड़ा कारण था यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था।
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे हम लोगों ने बात की तो अनंत टेम्परेचर था, तापमान के ज़्यादा होने की वजह से हम लोग अगर कहीं पर कोई किसी कमरे में कोई गैस भी है, अगर वहाँ पर आग जला दो तो गैस के अणु दूर दूर भागते हैं, है ना, गर्म होने की वजह से वो फैलते हैं, चारों तरफ फैलने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो एक साथ थ्योरी जुड़ रही है। तो जब यहाँ पर ये अणु का विस्तार हो रहा था तो एक तरफ तो यहाँ पर एरिया बढ़ रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर टेम्परेचर भी था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों ने मान लेते हैं इस एक कमरे के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इस एक कमरे के अंदर। ठीक, तो अगर 100 डिग्री है तो यहाँ पर भाई मैंने ये मार्कर रख दिया तो भाई पिघल जाएगा। अगर इसी कमरे का साइज मैं इसके 1000 गुना कर दूं और टेम्परेचर उतना ही रखूं तो शायद ये मार्कर ना पिघले, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है वो इतने बड़े एरिया में अगर जाएगा, फैलेगा, तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर हम लोग को कम महसूस देगा एरिया बढ़ने की वजह से। यहाँ पर भी सेम ऐसी ही कंडीशन हुई। यहाँ पर भी जब एरिया बढ़ रहा था तो जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका था, अब वो बहुत ज़्यादा वाला टेम्परेचर धीरे धीरे अब डाउन होने लगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने की वजह से टेम्परेचर घटने लगा। लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर घटता हुआ हम लोगों को नजर आया। जब टेम्परेचर घटा, एरिया बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, जो अभी तक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अलग अलग जगह पर भाग रहे थे, गति कर रहे थे, तो अब ठंडे होने की वजह से वो एक जगह पर आकर के मिलने लगे। और जब वो एक जगह आकर के मिलने लगे तो यहीं से ही हम लोगों के बने अणु, यहीं से ही हीलियम जैसी, हाइड्रोजन जैसी गैसों का यहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक, यहीं से ही जब इन गैसों का निर्माण हुआ, इन अणुओं के मिलने की वजह से, तो यहीं से ही तारों का निर्माण होना स्टार्ट होता है। जो तारे होते हैं वो उनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है ना, और हीलियम, हाइड्रोजन उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करता है। तो यहीं से ही जब ये एरिया एक्सपेंड हो रहा था, ठंडा हो रहा था, ठंडे होने की वजह से अणु एक जगह आकर के मिले, कण एक जगह आकर के मिले, उससे बने अणुओं से हम लोगों के यहाँ पर तारों की संरचना बननी स्टार्ट हुई। एक तारा बना, दूसरा तारा बना, तीसरा तारा बना। तारों के बनने की वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी हम लोगों ने गैलेक्सियों का निर्माण होता देखा। बहुत सारे तारों का एक बंच, एक ग्रुप, आगे वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे 10⁻11 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, गैलेक्सी बनी, फिर 3 गैलेक्सियों का एक क्लस्टर बना, है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग के पूरा ब्रह्मांड की यहाँ पर संरचना होती चली गई। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हमारे यहाँ पर बेल्जियम के खगोल शास्त्री, नाम था उनका जॉर्ज एबी लेबेंटियर। 1966 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा। इस कॉन्सेप्ट में आगे जाकर के कुछ लोगों ने और रिसर्च हम लोगों के सामने की, जो कि उन रिसर्च से भी हम लोगों के सामने ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ये बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाई पाया गया। जैसे हमारे यहाँ पर रॉबर्ट विल्सन 1967 में उन्होंने एक शोध किया, एक यहाँ पर जो है ये शोध किया। उस शोध में उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशंस का जो है, इस कॉस्मिक रेडिएशन के बेस पर उन्होंने ये शोध किया, जिसमें पाया कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ भाई ब्रह्मांड का विकास भी हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है। और इस प्रकार से उन रेडिएशंस के माध्यम से हमको पता चला कि हाँ भाई बिल्कुल ये बात सही बोल रहे हैं, जो पीछे से ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही पाया गया। ठीक, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर जो बिग बैंग थ्योरी थी, इस बिग बैंग थ्योरी को लेकर के आज के टाइम में मैक्सिमम जितने भी खगोल शास्त्री हैं वो सब के सब इस बिग बैंग थ्योरी को लेकर के संतुष्ट हैं। ठीक, बीच में एक थ्योरी और आई हमारे सामने, उस थ्योरी का नाम था, उस थ्योरी में बोला गया निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब भाई हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मांड है वो निरंतर बनता ही जा रहा है, लेकिन इस थ्योरी के ऊपर इतना ज़्यादा हम लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके जो हमारे सामने जो फैक्ट्स वगैरह आए हैं वो इतने साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है जितने कंपैरिजन में अगर हम लोग बिग बैंग थ्योरी को देखें। ये जो निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत है ये 1950s के इरा में दिया गया था। 2 लोग थे, गोल्ड और हरमैन बाउंडी, 2 लोग थे, इन्होंने इस थ्योरी को दिया।
लेकिन इस थ्योरी पर इतना ज़्यादा विचार जो है, निष्कर्ष इतना निकल करके नहीं आया जितना कंपेरिजनरी हम लोग देखते हैं बिग बैंग थ्योरी को। ठीक, तो ये तो थी यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी को लेकर के हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि भाई आपने ये तो बता दिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होगी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी ये नहीं बताती है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। तो अंत करने वाले लोग भी आए बहुत से, तो उसमें हमारे यहाँ पर एक थ्योरी आई बिग क्रंच की। ठीक, बिग क्रंच, जैसे बिग बैंग से तो पटाखा फटका और बिग क्रंच से वो पटाखा सिमटेगा एक जगह जा करके। ये जो बिग क्रंच थ्योरी दी गई, ये पर्लमुटर के द्वारा दी गई, ये वैज्ञानिक के नाम है। ये 2011 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया है, इनकी इस बिग क्रंच थ्योरी की वजह से। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जैसे हमारे यहाँ पर एक ऐसी एज आई, बिल्कुल जो है एक बिंदु पर समाया हुआ था पूरा विश्व, मतलब पूरा ब्रह्मांड, और वहाँ से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बना। ऐसे ही ये जो एरिया, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड दोबारा से पुनः उसी बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर के समा जाएगा। और पहले वाली कंडीशन में तो इस एक बिंदु का अनंत तापमान था, बट इस वाली कंडीशन में इस बिंदु का यहाँ पर तापमान अनंत ऊपर हाई नहीं जाएगा, ये आइस एज से होकर के गुजरेगा, हिम युग से होकर के गुजरेगा। पहले वाली कंडीशन में तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था। अब इन्होंने बोला बिग क्रंच वाली जब सिचुएशन आएगी तो पूरा ब्रह्मांड हमारा आइस एज से होकर के गुजरेगा, मतलब पूरे ब्रह्मांड में भाई साहब बर्फ ही बर्फ होगी, टेम्परेचर इतना ही लो होकर के चला जाएगा। मतलब निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मांड में एक भी जीव नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचोगे, मैं भी नहीं बचूंगा। थ्योरी का निष्कर्ष यही है। ठीक, लेकिन कब होगा ये नहीं बताया भाई साहब। अगर बता देते तो शायद नोबेल प्राइज को पुरस्कार क्यों देते, हम डरा दिया हमको पहले से ही, है ना। तो इसकी डेट अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, आपकी पुश्तैनियाँ जी सकती हैं, इतनी डेट है अभी। ठीक है, तो एक तो थ्योरी हमारे सामने ये रख दी बिग क्रंच थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिल्कुल अपोजिट ये थ्योरी है हमारी। ठीक, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से थी बिग बैंग, और ये बिग क्रंच है ब्रह्मांड की जो है नष्ट होने की जो है एक तरीके से थ्योरी। ठीक, इसके साथ साथ एक थ्योरी और आती है हमारे पास, एक विचार और आता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन थ्योरी। ये एक्सपेंशन थ्योरी ये बोलती है कि भाई साहब हमारा जो ब्रह्मांड है ना, हमारा ब्रह्मांड आज भी, जैसे हबल साहब ने कहा था 1920 में कि तारों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को बोलती है कि हमारे यहाँ पर तारों के बीच में, ग्रहों के बीच में, गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन थ्योरी ये बोलती है कि ये डिस्टेंस इतनी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी कि एक दौर वो आएगा कि यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल्स ही नजर आएंगे, कुछ नहीं नजर आएगा। दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड एक्सपेंड ही होता चला जाएगा, और ये एक्सपेंडेशन ब्लैक होल में जाकर के तब्दील हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, जितनी छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं कि ब्लैक होल्स क्या होता है, आपके तारे क्या होते हैं, निहारिकाएँ क्या होती हैं, गैलेक्सी क्या होती है, क्लस्टर्स क्या होते हैं, ब्रह्मांड किसको बोलते हैं, या स्पेस जो आपका जिसको बोलते हैं हम, स्पेस को क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, अभी बता दूंगा, याद आ जाएगा मुझे। अंतरिक्ष, स्पेस को बोलते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को क्या बोलते हैं, है ना, या फिर क्या होता है ये सब चीज़ हम लोग अपनी अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये तो थी हम लोगों की एक थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जिसको हम बोलते हैं।